हमारे भी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी हमारी वीडियो को देखते हैं, सभी लोग कहते हैं जितने भी वीडियो बनाइए ऑल इन वन करके बनाइए। मतलब एक वीडियो में कई फॉल्ट को कवर करिए ताकि समझ में अच्छे से आए। क्योंकि मैं ऐसे ही मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बनाता हूँ, जितना भी बनाता हूँ मैं थियरी में बनाता हूँ। और जितना मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इतना कोशिश करता हूँ। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आज मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि प्रैक्टिकल 1 बाय 1 करके आप कोई भी फॉल्ट हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, आप उसमें बहुत ही आसानी से आप खड़े होकर के आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसे कैसे सॉल्व करना है। आज मैं भी इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को कंप्लीट आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अमरेश एसी टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक अमरेश एसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके फॉल्ट की कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्या फ़ॉल्ट आता है, और आप इंडोर के सामने खड़े होकर के आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि दूसरे चैनल पे हमारे। आज मैं आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। काफ़ी वैसे तो यहाँ एक गांव है, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जो कि काफ़ी नॉइस आ रहा है बाहर से, लेकिन फिर भी मैं माइक लगाया हूँ, मेरी वॉइस आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे। ऑलरेडी मैं इस तरह का एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं मेरे दूसरे चैनल पे है। क्योंकि शायद ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स दूसरे चैनल पे हैं और कुछ व्यूअर्स दूसरे चैनल पे हैं। एक और मेरा चैनल है अमरेश 11 टेक, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, अमरेश 11 टेक दूसरे चैनल पे। वहाँ पर मैं लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इस चैनल पर मेरे ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो पे भी इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ कि कोई भी फॉल्ट हो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कूलिंग नहीं आ रहा है एयर कंडीशनर में, चाहे स्प्लिट हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, अगर उसमें गैस कम है तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर उसमें गैस कम है तो देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे इंडोर के सामने, आपको पहचान कैसे करनी है कि हमारे सिस्टम में गैस कम है। वैसे तो सिस्टम चलेगा, लेकिन गैस कम रहने से क्या होता है कि उसमें थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो जाता है। अगर गैस कम रहेगा तो कंप्रेसर हमारा कई तरह से हीटअप होता है, उसके कई कारण होते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा कि कंप्रेसर हीटअप क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है कि अगर गैस आपके सिस्टम में कम रहेगा तो भी कंप्रेसर हीटअप होता है। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इंडोर के सामने खड़े होते हैं या फिर आपका विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, उसमें आप इंडोर के सामने खड़े होंगे, आप ऊपर का पैनल आपका कवर आप उठा करके देखेंगे। अगर सिस्टम में आपका रेफ्रिजरेंट कम रहेगा तो उसमें क्या होता है, एक तो कूलिंग कम होगा। चेक करने की बात छोड़ दीजिए, चेक करने से तो पता चल ही जाएगा बाद में कि उसमें गेज लगाएंगे और क्लेमीटर लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा। लेकिन सामने खड़े होकर के कैसे पहचानना है, उसमें क्या होगा कि उसमें आइस आता है, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो। आप उठा करके कूलिंग कॉइल पे देखेंगे, कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमता है। आइस जमता है तो समझ लीजिए कि उसमें आइस जमने के भी कई फॉल्ट होते हैं, कई कारण होते हैं आइस जमने के। स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा। लेकिन ये अगर आपका रेफ्रिजरेंट कम होगा तो उसमें धीरे धीरे करके पहले तो थोड़ा थोड़ा आइस आएगा, 2 पाइप 3 पाइप पे ऐसे पहले सबसे पहले तो 1 पाइप पे आता है आइस, धीरे धीरे करके 2 3 4 5 ऐसे आइस आता रहता है। अगर सिस्टम बंद नहीं हुआ, कंप्रेसर ट्रिप नहीं हुआ, कभी कभी कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता है जल्दी, ज़्यादा देर तक चलता रहता है। तो उसमें जब ज़्यादा देर तक चलेगा तो उसमें क्या होता है कि आपके ऑपरेटर पे जो कूलिंग कॉइल होता है उसके ऊपर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आइस उस पर जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आइस जब जम जाता है बहुत ज़्यादा। और देखिए, एक कारण ये भी होता है कि जब वाटर ड्रॉपिंग होता है, वाटर ड्रॉपिंग, अब देखिए यहीं से समझ में आएगा कि वाटर ड्रॉपिंग कैसे होता है। अब देखिए, आइस जब जमता है कूलिंग कॉइल के ऊपर तो उसमें जब कंप्रेसर हमारा थोड़ी देर के बाद ट्रिप होता है हीटअप होकर के, या फिर अपना थोड़ा सा गैस कम रहेगा तो भी कूलिंग करेगा, लेकिन कूलिंग करता रहता है वो। जब हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होगा या फिर सिस्टम थोड़ी देर के बाद, जैसे आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब कूलिंग थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, रूम के अंदर दरवाज़ा बंद रहेगा तो रूम के अंदर कूलिंग मेंटेन हो जाता है। गैस कम रहेगा तो भी जैसे 15 मिनट में कूलिंग मेंटेन हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे आप सेट करते हैं
उस टेम्परेचर पे जैसे आपने 20 पे रखा, अगर 20 का टेम्परेचर रूम में हो गया तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसमें सेंसर लगा होता है, हर किसी को पता है कि सेंसर लगा होता है। सेंसर के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप अमरेश 11 टेक चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सेंसर के ऊपर भी कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूँ। तो देखिए उसमें क्या होता है कि कूलिंग कॉइल के ऊपर जब आइस जमता है तो वही जब कंप्रेसर बंद होता है, सिस्टम हमारा बंद होता है, तो ही आइस पिघल करके नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो वही वाटर ड्रॉपिंग उसी तरह से होता है। तो उस तरह जब देखिए, अब वाटर ड्रॉपिंग भी दो तरह के होते हैं। पहला वाटर ड्रॉपिंग ये होता है कि एक ही तरफ से सिस्टम में, इंडोर की में, चाहे एक तरफ से या फिर दूसरे तरफ से, जिस तरह से जगह पाता है वो वाटर ड्रॉपिंग का, या तो इधर नीचा होगा थोड़ा या फिर इधर डाउन होगा, किधर भी डाउन होगा, जिधर भी डाउन होगा उधर से पानी टपकना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक ही तरह से होगा। अगर आपका देखिए दो तरह से वाटर ड्रॉपिंग होता है। एक तो होता है कि अगर आउटलेट जो हमारा पाइप होता है, जो वाटर पाइप होता है, जो कि आउटलेट होता है, जो पानी बाहर निकलता है या फिर रूम के पीछे निकलता है। कुछ लोग होते हैं कि अंडरग्राउंड ही कर देते हैं। अंडरग्राउंड जो होता है वो सीधा या तो बाथरूम में निकल जाता है या फिर कहीं भी आप सप्लाई देते हैं, तो उस तरह से अगर ब्लॉक हो जाता है वो पाइप, जो आउटलेट पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वाटर ड्रॉपिंग होगा तो सिर्फ एक तरफ से होगा, चाहे इस तरफ से हो, चाहे इस तरफ से हो, या फिर बीच में हो, कहीं से भी सिर्फ एक ही तरफ से होगा। लेकिन अगर हमारा कूलिंग भी कर रहा है और हमारा रेफ्रिजरेंट कम है, तो उस तरह से वाटर ड्रॉपिंग कैसे होगा, आप कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा आउटलेट पाइप ब्लॉक है या फिर हमारा रेफ्रिजरेंट कम है। तो उसके लिए आप पहचान सकते हैं कि बरसात की बूंद की तरह यहाँ से इस हिस्से से लेकर के इस हिस्से तक पूरे हमारे इंडोर जो होता है पूरा बरसात की बूंद की तरह नीचे टपकता है, तो समझ लीजिए कि उसमें गैस कम है। ये समझने की पता करने की ज़रूरत नहीं, सीधा पता चल जाता है कि उसमें गैस कम है। अगर बरसात की बूंद की तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है तो। और देखिए ये हमारा बेटा है, आप देख सकते हैं, ये हमारा बेटा है। क्या चाहिए, ये भी देखने के लिए आया, क्योंकि आज मैं आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए देखने के लिए आया है। आप यहाँ चलिए। अब तो इस तरह से होता है कि वाटर ड्रॉपिंग, पहला कारण ये होता है कि वाटर ड्रॉपिंग उसी तरह से होता है कि अगर आइस उसमें जमता है, आइस पिघलने के बाद सभी आइस वाटर बन करके नीचे टपकता है, तो समझ लीजिए उसमें गैस कम है, गैस चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर उसमें आउटलेट पाइप ब्लॉक रहता है तो फिर एक ही तरफ से पानी टपकता है। ये तो हो गया, एक फॉल्ट आपने समझ लिया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। अब दूसरा फॉल्ट, अगर कंप्रेसर आपका हीटअप हो रहा है। एयर कंडीशनर कभी कभी होता है कि कंप्रेसर हीटअप होता है, हीटअप होकर बंद हो जाता है, कूलिंग भी नहीं करता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होते हैं? तो देखिए दूसरा फॉल्ट मैं बात करता हूँ कंप्रेसर हीटअप होने का। तो कंप्रेसर हीटअप कैसे होता है? कंप्रेसर हीटअप होने के कई कारण होते हैं। कंप्रेसर भी हीटअप होने के पहले कारण कि उसमें अगर कैपेसिटर आपका कमज़ोर रहेगा। कैपेसिटर में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं दूसरे चैनल पे, अमरेश 11 टेक चैनल पर। इस चैनल पे मैं वीडियो बना चुका हूं कंप्रेसर हीटअप कैसे होता है और उसे कैसे, उस फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंप्रेसर हमारा हीटअप होता है तो उसे देखने के लिए आप दूसरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर लगभग 250 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और अच्छी नॉलेज वहां पे दिया हूं। उस चैनल पे आप जा कर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बात करते हैं कि अगर हमारा कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो भी कंप्रेसर हीटअप होता है। अब कैपेसिटर में 3 तरह की कैपेसिटी होती है। एक तो होती है कि उसमें स्टार्टिंग होता है, एक होता है रनिंग, एक होता है फ़ैन मोटर के लिए। देखिए अगर रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर है, उसी में रनिंग अगर कमज़ोर है तो भी वो कैपेसिटर फेंकना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग कमज़ोर है तो भी वो कैपेसिटर फेंकना पड़ेगा। अगर फ़ैन मोटर का कैपेसिटर कमज़ोर है तो भी वो कैपेसिटर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कैपेसिटर के अंदर तीनों सप्लाई दी जाती है, कंप्रेसर के रनिंग की, कंप्रेसर के स्टार्टिंग की, और एक होता है कि फ़ैन मोटर के लिए। सभी की सप्लाई एक ही कैपेसिटर के अंदर दी जाती है। अगर स्टार्टिंग का कैपेसिटर अगर कमज़ोर है तो उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्टार्टिंग का कमज़ोर है या फिर रनिंग का कमज़ोर है? तो उसके लिए देखिए सिंपल है कि अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, स्टार्ट हो गया और चल रहा है, चलने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
अगर आपका 1.5 टन का एयर कंडीशनर है तो फिर उसमें 6 से 9 एम्पियर 10 एम्पियर तक लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है एम्पियर धीरे धीरे 10 से 11 12 13 14 15 तक जाता है। उसके बाद उसका कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। तो अगर ये रनिंग उसका कैपेसिटर कमज़ोर रहेगा तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा और थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा हीट हो करके, तो तुरंत स्टार्ट नहीं होता। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाता है, तो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। क्या कारण है? यही कारण है कि जब कंप्रेसर हीटअप होकर के जब ट्रिप करेगा तो उसमें क्या होगा तुरंत वो ठंडा ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसके लिए ठंडा करना पड़ता है, पानी डाल करके ठंडा करना पड़ता है। उसमें पानी डाल करके ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर के ठंडा होता है कंप्रेसर और उसके बाद स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाए तो उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो उसमें कभी आधे घंटे भी लग जाते हैं, 1 घंटे भी लग जाते हैं, 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 3-3 4-4 घंटे भी लग जाते हैं कंप्रेसर ठंडा होने में, क्योंकि बड़े कंप्रेसर होते हैं तो हीटअप ज़्यादा हो जाता है तो ठंडा होने में टाइम लगता है। अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर पानी डालें, पानी डाल के आप ठंडा करके आप अपना चेकअप कर सकते हैं उसमें क्या फ़ाल्ट है। तो अगर देखिए रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर है तो उसमें धीरे धीरे एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ने के बाद उसके बाद ट्रिप हो जाता है। अगर आपका स्टार्टिंग के कैपेसिटर अगर कमज़ोर है तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्ट कंप्रेसर होगा ही नहीं। रनिंग करने की बात छोड़ दीजिए, स्टार्ट कंप्रेसर होगा भी नहीं। स्टार्टर लेने के टाइम स्टार्ट होके थोड़ा सा साउंड करेगा उसमें गो करके, उसके बाद कंप्रेसर बैठ जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपके पास अगर कैपेसिटर हो तो आप नया कैपेसिटर उसी मान का, जिस मान का कैपेसिटर उसमें लगा है ऑलरेडी, उसी मान का कैपेसिटर आप चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटर नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो दूसरे चैनल पे है कि बिना कैपेसिटर के डायरेक्ट कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं। उस तरह से आप स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपके कैपेसिटर में प्रॉब्लम है या फिर कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्रेसर हीटअप होता है। कभी कभी कंप्रेसर का रनिंग बैंडिंग कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, तो फिर चलते चलते वो हीटअप होता है। कैपेसिटर हमारा सही होता है फिर भी वो हीटअप होकर के ट्रिप हो जाता है, कंप्रेसर का बैंडिंग अगर कमज़ोर रहता है तो। अब बात करते हैं, कैपेसिटर तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर का तो हो गया, एक फ़ाल्ट ये हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे फ़ाल्ट की बात करते हैं कि अगर आपकी कैपिलरी कमज़ोर होगी तो कैपिलरी कभी कभी क्या होता है कमज़ोर, क्या उसमें ब्लॉक हो जाता है कैपिलरी। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारे दूसरे चैनल पे अमरेश 11 टेक चैनल पर है, जो कि आप जा करके देख सकते हैं। कैपिलरी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाया हूं कि कैपिलरी कैसे ब्लॉक होती है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैपिलरी को चेंज करते हैं। अगर आपके पास ड्रायर फिल्टर, देखिए होता क्या है कि कैपिलरी के साथ में ड्रायर फिल्टर लगा होता है। अगर आप साइड पर जाते हैं कभी भी तो आपके पास ड्रायर फिल्टर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट कैपिलरी से कैसे चला सकते हैं सिस्टम को, चल जाता है बहुत ही आसानी से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कंप्रेसर जब पुराना हो जाता है, अच्छा वो बात में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि कैपिलरी ब्लॉक होती है तो भी कंप्रेसर हमारा हीटअप होकर के ट्रिप हो जाता है। अगर देखिए अब कैपिलरी ब्लॉक कैसे आप पहचानेंगे, अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो उसके साथ में देखिए कि आप चेक करेंगे, अगर आपका कैपेसिटर सही है, आपका सब कुछ पूरा सिस्टम सही है, फिर भी आपका हीटअप होकर के बंद हो रहा है। कभी कभी देखिए कैपिलरी में क्या होता है कि कंप्रेसर कितने देर में हीटअप होता है, कभी कभी आधे घंटे लग जाता है हीटअप होने में, हीटअप होकर ट्रिप होता है। और कभी कभी होता है कि 15 मिनट में, अगर कैपिलरी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो सिर्फ 1 मिनट चलेगा, 1 मिनट या 2 मिनट ही चलता है। अगर कैपिलरी थोड़ी बहुत रास्ता है रेफ्रिजरेंट को पार होने का तो उसमें क्या होता है, साइकिल जब बनता रहता है तो थोड़ा लेट में कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो अगर कैपिलरी पूरी ब्लॉक है, अच्छी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, तो फिर कंप्रेसर थोड़ी ही देर चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा हीटअप होकर के, तो उसे ठंडा करके फिर से चलाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर होता है, अगर आपका कैपेसिटर आपका सही है तो कंप्रेसर आप डायरेक्ट चला करके जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर आपका कमज़ोर है या फिर कैपिलरी आपकी ब्लॉक है या फिर आपका सिस्टम। तो देखिए अगर कैपिलरी आपकी ब्लॉक होती है तो आपको पूरा रेफ्रिजरेंट रिलीज करना पड़ेगा उसमें से, वो रेफ्रिजरेंट नहीं चलेगा फिर, क्योंकि पूरा रेफ्रिजरेंट रिलीज करना पड़ेगा। सारा पाइप कट करके जो कैपिलरी है उसे आप निकाल करके आप दूसरा कैपिलरी डाल सकते हैं उसमें। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, कई फॉल्ट में सॉल्व कर चुका हूँ ऐसे, जो कि कैपिलरी का प्रॉब्लम होता है। कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है, कैपेसिटर भी सही होता है, लेकिन कैपिलरी ब्लॉक होती है तो उसमें क्या होता है कि सक्शन पाइप पे बहुत ज़्यादा आइस जमता है, उस पर सक्शन पाइप पे, उसके साथ में
और उसके साथ में इंडोर के कूलिंग कॉइल में भी आइस जमता है बहुत बहुत ज़्यादा। तो समझ लीजिए कि आई उसमें एक कैपिलरी हमारी ब्लॉक है। कैपिलरी ब्लॉक होने के बाद कंप्रेसर हमारा हीटअप होता है और ट्रिप हो जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि जो मैं पहले बता रहा था कि अगर आपके पास कैपिलरी है और ड्राई फिल्टर नहीं है तो आप उसे कैसे लगाएंगे। तो देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक तरफ से कैपिलरी आप 2 कैपिलरी जितने साइज़ का होता है अलग अलग टन में, जितना जैसे होता है 1 टन 1.5 टन 2 टन 3 ऊपर जितना जाएंगे 1 टन 1.5 टन 2 टन अलग अलग साइज़ की कैपिलरी होती है। उसमें कुछ सिस्टम में होते हैं कि सिंगल कैपिलरी होती है, कुछ सिस्टम में होता है कि 2 कैपिलरी होती हैं, कुछ सिस्टम में होता है कि 3 होती हैं, कुछ सिस्टम में होता है 4 कैपिलरियाँ होती हैं। तो कैपिलरी क्या करें, एक लाइन से निकाल दें और दूसरी लाइन से भी निकाल दें पूरी कैपिलरी को। अगर आपके पास ड्राई फिल्टर नहीं है, अगर ड्राई फिल्टर है आपके पास तो उसमें उसी तरह से जिस तरह से कंपनी ने जॉइंट करके दिया है उस तरह से आप लगा सकते हैं ड्राई फिल्टर। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए कि लगाने की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है। कभी कभी होता है कि किसी टेक्नीशियन के पास ड्राई फिल्टर नहीं होता है और साइड पे जाते हैं तो क्या आप कर सकते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं कि कैपिलरी सिर्फ कैपिलरी आप लगा सकते हैं। आप जिस तरह से कैपेसिटर के ऊपर आप इस तरह से रोल कर सकते हैं। रोल करने के बाद एक तरफ जॉइंट कर दें, अगर 2 कैपिलरी है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4 कैपिलरी लगा करके आप सिस्टम में बहुत ही आसानी से पिंच करके उसे दूसरी तरफ भी पिंच कर दें और उसके बाद बेल्ट कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी बेल्ट करते हैं, बेल्ट करते समय आपका कैपिलरी ब्लॉक नहीं होना चाहिए दोबारा। इसलिए आप क्या करें कि उसमें एक तरफ छोटा टुकड़ा आप लें कैपिलरी जिसमें सारी कैपिलरी आ जाए, चाहे 2 हों या फिर 4 हों, उसमें सारी कैपिलरी एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ छोटा छोटा पाइप आप कट कर लें। कट करके उसके बाद आप थोड़ा सा स्विंगिंग कर लें ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। उसमें कैपिलरी को डाल करके आप बेल्ट कर लें बाहर ही, उसमें सिस्टम में डाल के करेंगे। कहीं ऐसा होगा कि उसमें ब्रेजिंग अंदर चला जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा आपका कैपिलरी, तो फिर नया लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि सिस्टम आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, हीटअप होगा। तो आप क्या करें, एक तरफ लगा करके उसे जॉइंट कर लें बाहर ही और दूसरी तरफ लगा करके जॉइंट कर लें बाहर ही। उसके बाद आप पाइप में देख लें कि उसमें सुराख पूरा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपिलरी ब्लॉक हो गई है। अगर ऐसा क्लियर तरह से आप अच्छी तरह से आप वेल्ड कर लें। वेल्ड करने के बाद एक साइड में एक पाइप डाल करके वेल्ड कर दें। वैसे तो पाइप जल्दी वेल्ड नहीं होता है क्योंकि सेम साइज होता है सेम साइज होता है। उसके अंदर आप डाल करके आप वेल्ड कर दें और दूसरी तरफ डाल करके वेल्ड कर दें बहुत ही आसानी से, सिंपल। मैं कई सिस्टम ऐसा चला चुका हूँ जो कि सिर्फ कैपिलरी पे ही चल रही है, उसमें ड्राई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट कैसे आप आउटडोर में जाकर के पहचानेंगे और कैसे उसे चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे दूसरे चैनल पे वो वीडियो है, आप जाकर के वहां पर अमरेश 11 टेक चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के हमारे सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं सब कुछ। मैं गैस चार्जिंग भी वहाँ पर बताया हूँ अच्छी तरह से कैसे गैस चार्जिंग होती है, चाहे वो R22 हो या फिर R410 हो, R32 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, कैसे उसे चार्ज करते हैं। और इसके साथ में कवर करने वाला हूं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट आप टॉपअप कर सकते हैं या फिर कौन सा रेफ्रिजरेंट आप टॉपअप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी बताऊंगा मैं। अब देखिए आउटडोर में अगर जाते हैं, इंडोर में बता दिया हूं कि कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका रेफ्रिजरेंट कम है। इंडोर में तो आपने पहचान कर लिया, लेकिन आउटडोर में अगर जाएंगे तो फिर उसमें सक्शन लाइन में एक होता है मोटा पाइप जो सक्शन लाइन होता है, ये फिर एक पतला पाइप होता है जो कि डिस्चार्ज लाइन होता है, लिक्विड लाइन। तो फिर रेफ्रिजरेंट को चेक करने के लिए आप सक्शन लाइन में आप गेज को लगाएंगे। अगर आपका R22 है रेफ्रिजरेंट तो उसमें उसका प्रेशर होता है 60 से 70 PSI। 60 से 70 PSI होता है उसका प्रेशर, सक्शन प्रेशर। अगर आप देखिए आपका अगर प्रेशर 50 से नीचे है, 55 से नीचे है, देखिए ऐसा भी होता है कि मंथ जैसे होता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर जून, जुलाई या फिर जनवरी, फरवरी। ये भी होता है कि जनवरी, फरवरी में आपका प्रेशर अगर R22 है तो आपका प्रेशर 50 रहेगा। वही 50 का प्रेशर आप अगर जनवरी में गैस चार्ज कर रहे हैं या फिर फरवरी में गैस चार्ज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप 60 का प्रेशर दे दें R22 में। ऐसी गलती कभी भी मत करें, क्योंकि आप अगर 50 का प्रेशर देते हैं, वही 50 का प्रेशर आप जैसे आप पुराने सिस्टम की बात करें तो उसमें अगर 60 से 70 PSI का प्रेशर है तो आप जैसे मई, जून, जुलाई में अगर 60 से 70 का PSI का प्रेशर है
तो वही प्रेशर आपका जनवरी में आकर के या फिर फरवरी में आकर के दिसंबर में आकर के वही 45-50 का प्रेशर हो जाएगा, 50 का प्रेशर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेफ्रिजरेंट कम है, मौसम के हिसाब से भी चार्ज करना पड़ता है। अगर जहाँ फरवरी या फिर जनवरी में आप चार्ज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट R22 को, तो फिर उसमें क्या है कि आप सिर्फ 50 का नीचे का प्रेशर दें आप उसमें, तो फिर आपका वही रेफ्रिजरेंट आप जा कर के मई जून जुलाई में जा कर के वही 50 का प्रेशर 60 से 70 PSI हो जाएगा। अगर आप R410 की बात करें तो R410 में 110 से 140 PSI का प्रेशर होता है। आप वही प्रेशर आप जनवरी फरवरी में अगर चेक करेंगे तो वही प्रेशर आपका लगभग 80-90 PSI बताएगा। वही प्रेशर जून जुलाई में जा कर के आप चेक करेंगे तो वही प्रेशर 110 से 140 के अंदर 120 या 30 या 40 ऐसा बताएगा। अगर उसमें कंप्लीट रेफ्रिजरेंट है R410 में, तो फिर आप अगर जून जुलाई में चेक करेंगे तो 140 का प्रेशर बताएगा, 135 का प्रेशर बताएगा। अगर R22 की बात करें, R22 में वही प्रेशर 60 से 70 PSI बताएगा। अगर आप मई जून जुलाई में अगर चेक कर रहे हैं तो अब वही प्रेशर आपका अगर जनवरी फरवरी में चेक करेंगे तो 50 से 50 PSI से नीचे ही बताएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और रेफ्रिजरेंट आप चार्ज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट चार्ज करने का तरीका है कि अगर आप ठंडी में चार्ज कर रहे हैं तो सिलेंडर को उल्टा चार्ज करना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट। चाहे R22 की बात कर रहा हूँ, पहले मैं R410 की बाद में बात करूँगा, पहले R22 की बात कर रहा हूँ। अगर आप R22 चार्ज कर रहे हैं तो जनवरी या फरवरी में, मतलब मौसम अगर ठंडा है तो फिर आप सिलेंडर को उल्टा करके चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ठंडी के समय में उसका लिक्विड नीचे बैठा रहता है, रेफ्रिजरेंट का जो बॉटल होता है उसका लिक्विड नीचे बैठा रहता है ठंडी के समय में, और वही गर्मी के समय में आपको उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि गर्मी में भी उल्टा करके सिलेंडर चार्ज करते हैं, तो इससे क्या होता है सिस्टम के ऊपर डिफेक्ट पड़ता है। क्या डिफेक्ट पड़ता है इसके लिए बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट अगर चार्ज करना है R410 की बाद में बात करेंगे, पहले R22 की बात कर रहा हूँ। अगर R22 आप चार्ज कर रहे हैं तो अगर ठंडी के समय में आप चार्ज कर रहे हैं तो सिलेंडर को उल्टा करके आप चार्ज कर सकते हैं। उल्टा करके ही चार्ज करेंगे तभी ठंडी के समय में चार्ज होगा। अगर आप गर्मी में वही सिलेंडर R22 की बात कर रहा हूँ, वही गैस आप चार्ज कर रहे हैं मार्च अप्रैल गर्मी में बहुत ज़्यादा हीटअप है, तो फिर आप सिलेंडर को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा करके ही चार्ज करेंगे। पूरा सिस्टम लिक्विड और प्रेशर दोनों ले लेगा एक साथ में। अगर आप बात करते हैं 410 की, 410 में कैसे चार्ज करते हैं, 410 में जब भी चार्ज करना हो तो उसे उल्टा करके चार्ज करते हैं 410 को ही। क्योंकि होता क्या उसमें दो गैसों का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं, कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि R410A को टॉपअप नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत आसानी से टॉपअप कर सकते हैं। सभी जितने भी टेक्नीशियन हैं, सभी टेक्नीशियन ऐसा करते हैं कि टॉपअप करते हैं R410 को। कुछ लोग होते हैं डरते हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसा किया हूँ। आप हमारे दूसरे वीडियो में जाकर के, हमारे दूसरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का भी, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। R410 में टॉपअप करता हूँ बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमारे अंडर में कम से कम 2000 से ऊपर भी एयर कंडीशनर हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर, जिसमें कुछ R410 है A है, कुछ R22 है। दो ही रेफ्रिजरेंट है हमारे अंडर में। जितने भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं 2000 से ऊपर भी हैं, जिसमें मैं सिर्फ टॉपअप कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोग हैं जो कि डरते हैं 410 को टॉपअप करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप R410 को अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो उसे कैसे टॉपअप करें। अगर आप देखें, अब आपका प्रेशर, उसमें सक्शन प्रेशर कितना होता है, 110 से 140 PSI का प्रेशर होता है नॉर्मल। अगर आपका प्रेशर अगर 40 से नीचे है तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कि इंडोर में कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमेगा, गैस कम रहेगा। तो अगर 50 से नीचे है, 40 से नीचे है तो टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे गैस को, पूरे रेफ्रिजरेंट को आप रिलीज कर दें। अगर R410 है तो
अगर R22 है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप टॉपअप कर सकते हैं चाहे 10 का प्रेशर हो। तो चाहे सिस्टम में बिल्कुल भी प्रेशर ना हो R22 में तो भी आप टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन R410 में ध्यान रहे कि जब भी आपका 20 का प्रेशर हो, 20 से 30 से नीचे हो, 40 से नीचे हो, तो अगर आप रेफ्रिजरेटर रिलीज करना चाहते हैं तो रिलीज करके, आपके पास वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम करके उसे नए सिरे से आप गैस डालें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे कई सिस्टम में किया हूँ जिसमें जीरो होता है, ऐसे प्रेशर उसमें जीरो होता है, फिर भी मैं उसी के ऊपर टॉपअप कर देता हूँ, वैक्यूम नहीं करता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप बहुत ही आसानी से टॉपअप कर सकते हैं R410 को। कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, बहुत ही सावधानी से आप चार्ज करें। और अगर वैक्यूम आपके पास वैक्यूम पंप है, अगर 40 से नीचे 30 से नीचे प्रेशर है तो फिर उसके ऊपर आप टॉपअप नहीं करना चाहते हैं तो आप वैक्यूम करके बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। जो भी फॉल्ट रह गया है अगर आप कमेंट में पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं प्रैक्टिकल या फिर थियरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोई भी कमेंट हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सीसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।